हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया था चोलकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में, क्योंकि चोल काल की आर्थिक स्थिति कैसी थी। और ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न कि चोलकालीन समाज या चोलकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करें या उसका विवरण दें। तो चोलकालीन समाज के बारे में आज हम चर्चा करते हैं कि यह है दक्षिण भारत का इतिहास। इससे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस वीडियो के अंत में बने रहे, क्योंकि ये चोलकालीन इतिहास के बारे में जानकारी के लिए बहुत ही प्रमुख साधन है। चोलों के समय हम देखते हैं कि सुदूर दक्षिण में जितने भी थे जन्म और व्यवसाय पर आधारित थे, क्योंकि ये पूरे उत्तर भारत उत्तर भारत से ये सुदूर थी, यानी उत्तर भारत का जो केंद्र था उस केंद्र से बहुत दूर थी, इसलिए सुदूर दक्षिण पर ये थे। तो सुदूर दक्षिण में जन्म और व्यवसाय पर आधारित था, जाति प्रथा का विकास हुआ था। क्या है जाति प्रथा का विकास हुआ? इसमें पुरोहित वर्ग जो ब्राह्मण थे, सैनिक जो क्षत्रिय थे, और उस समय बड़े भूस्वामी जिसको बेलाल कहते हैं, जो बड़े भूस्वामी जो होते थे वह बेलाल कहा जाते थे। ये बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था? बेलाल कहे जाते थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण धनी वर्ग हुआ करते थे। और व्यवसाय, और देखते हैं इसके बाद व्यवसाय और शिल्प कार्य करने वाली जो इसमें दो जातियां उभर कर सामने आई थी, वलंगे और इलंगे जाति के रूप में अस्तित्व में आई थी। और ये पुनः देखते हैं दोनों अनेक शिल्पियों में बंटने लगे थे। दोनों जातियां समाज का सबसे निचला वर्ग का माना जाता था। वलंगे के लोग जो थे वह लगभग पशुपालन या कृषि कार्य से जुड़े खेतिहर मजदूर के रूप में हुआ करते थे। अतः बेलाल के यानी बड़े भूस्वामी जो होते थे उनके अधीन काम किया करते थे। इनका जीवन स्तर इलंगे से बेहतर था। वलंगे का यानी इलंगे से बहुत ही बेहतर था। और इस तरह से हम देखते हैं इलंगे जो थे वह हस्तकला या हस्तकर्म करके, यानी हाथ से बनाए हुए सामान को वह बेचते थे। वह वैसे ही जातियां थी। इनका बहुत अधिक शोषण हुआ करता था और शूद्रों की तरह इसे अछूत भी माना जाता था। इनका अधिक शोषण के साथ साथ इस तरह से इन्हें एक और था कि इन्हें राज्य की ओर से टैक्स यानी कर अधिक का देना पड़ता था। और समाज में हम देखते हैं कि ब्राह्मणों और बड़े भूस्वामियों को क्या था? वर्चस्व था। सैनिक पेशा में लगे लोग जितने भी था उस समाज में लोगों का सम्मान था, क्योंकि यहाँ तक कि वाणिज्य और व्यवसाय में लगे लोग आर्थिक तौर पर देखते हैं वह बहुत ही समृद्ध होने लगे थे। वैसे परिस्थितियों में समाज में लोग जो थे वह वैश्य की तुलना में आने लगे, वैश्य संप्रदाय की तुलना में आने लगे। तो इस तरह से तमिल साहित्यों से पता चलता है कि ब्राह्मण जो थे और बेलाल और जितने बड़े भूस्वामी जितने भी थे सब वलंगे और इलंगे के लोगों के विरोध और बगावत का सामना करना पड़ता था, क्योंकि इन लोगों पर अधिक क्या था? टैक्स लागू कर दिया जाता था और बहुत सारे अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। इसीलिए लोगों के द्वारा विरोध और बगावत भी करते थे, तो इसका सामना इन लोगों के द्वारा होती थी। तो इस तरह से लोग क्या थे? कुछ लोग भूमिहीन होने के कारण स्थानीय स्वशासन में भागीदारी नहीं होते थे। तो इस तरह से देखा जाए तो यह समाज उत्तर भारत के जिस तरह से समाज था, यानी वर्ण व्यवस्था पर आधारित जिस तरह से उत्तर भारत में था वह समाज जिस तरह से सामाजिक स्थिति था, उसी तरह चोलों के शासन काल में हम देखते हैं दक्षिण भारत में सामाजिक व्यवस्था यह भी प्रचलित थी इस समय। तो इस तरह से वर्ण व्यवस्था में जिस तरह से भेदभाव की थी इस समय भी देखने को मिलती है। तो ये हमारा सबसे पहले देखते हैं कि चोलकालीन जो समाज के ये पौराणिक व्यवस्था पर आधारित थी। और क्या था? स्थानीय थी वहाँ की, और वैदिक का सम्मिश्रण था। यानी इसमें वैदिक का सम्मिश्रण था, यानी ब्राह्मण पुरोहित ये सब जितने भी थे सब लोग पुरोहित थे। तो पुरोहित क्या है? ब्राह्मण और क्षत्रिय सैनिक और बड़े भूस्वामी ये बेलाल थे। ये वर्ग में क्या था? ये लोग बेलाल थे। इसके निचले देखा जाए तो वह शूद्र भी थे, और शूद्रों से बदतर स्थिति वलंगे इलंगे के थे। तो ब्राह्मण को विशेषाधिकार प्राप्त था, और सैनिक स्तर पर प्रारंभ में दो भागों में बंट गए थे। जिस तरह से देखे कि ब्राह्मण और एक अब्राह्मण थे, तो अब्राह्मण के अंतर्गत देखते हैं कि सैनिक स्तर पर प्रारंभ दो भागों में बंट गए थे। बाद में दो वर्ग बन गए, एक इलंगे बन गए और दूसरा वलंगे बन गए। यही हम इलंगे क्या हुआ? औद्योगिक मजदूर, श्रमिक और कामगार जातियां शामिल थी, लेकिन इनकी सामाजिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। सामाजिक स्थिति क्या थी? बहुत कमजोर थी इसकी।
वलंगे का भी यही था कि कृषि तथा कृषि कार्य से जुड़ी जातियां थी ये सब, इनकी सामाजिक स्थिति कुछ जो है इससे कुछ बेहतर थी, यानी कुछ स्थिति जो है सामाजिक स्थिति बेहतर थी, यानी इलंगे की अपेक्षा वलंगे की। लेकिन ये दोनों ही ब्राह्मण से बहुत ही कमजोर था, ये वर्चस्व बहुत ही कमजोर था, क्योंकि इन लोगों का समाज में क्या था, ब्राह्मण और सैनिक जितने भी थे सभी को जो है वर्चस्व था इन लोगों पर। यहाँ पर देखने को मिलता है दास प्रथा, क्योंकि उत्तर भारत में जो वर्ण व्यवस्था पर आधारित हम देखते हैं कि दास प्रथा का भी था, तो दक्षिण भारत में जो है यानी चोलों के समय में जो है दास प्रथा भी थी। सभी जातियों को दास बनाया जा सकता था, ऐसा नहीं कि जो है नहीं उच्च वर्ग को नहीं बनाया जा सकता। कुछ ऐसे भी देखने को उदाहरण मिला है कि सभी जातियों को भी दास बनाया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि निम्न वर्ग के जितने भी थे, यानी ब्राह्मण और जो क्षत्रिय और उससे जो नीचे वर्ग के लोग हुआ करते थे, तो उन लोग को दास बनाया जाता था। लेकिन निर्धनता या गरीबी और अकाल की स्थिति में क्या स्त्री और पुरुष स्वयं को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं या दास भी बनाए जा सकते थे, तो दास बन सकते थे, इस तरह से होते थे। इस समय एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण था देवदासी प्रथा। देवदासी प्रथा जो है, जो लड़कियां होती थी वह आजीवन जो है मंदिरों में जो है समर्पण करती थी आजीवन, और मंदिरों की देख रेख, सुरक्षा व्यवस्था, उसकी साफ सफाई, तो मंदिरों पर आजीवन सारा कार्य वहीं होती थी। और देवदासी प्रथा यहाँ भी जो है देखने को मिलती है इस चोलकालीन समाज में। चोलकालीन समाज में हम एक और देखते हैं कि स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। स्त्रियों की स्थिति हम देखते हैं कि सबसे पहले उच्च वर्ग की जितने भी महिलाएं होती थी वह शिक्षित भी हुआ करती थी, लेकिन इससे जितने भी निम्न वर्ग होती थी वैसी शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, इसलिए जो है या उच्च वर्ग की शिक्षित हुआ करती थी। यहाँ हम देखते हैं कि बाल विवाह नहीं था, बहुत ही बाल विवाह जो है नहीं था इसमें, लेकिन सजातीय विवाह बेहतर था, लेकिन अंतरजातीय व्यवस्था थी, ये भी था। लेकिन यहाँ एक और देखते हैं पर्दा प्रथा नहीं था। यह पर्दा प्रथा जो है इस समय जो है नहीं था चौकालीन समाज में। बहु विवाह था, जो धनी वर्ग के लोग हुआ करते थे, वह धनी वर्ग जो संभ्रांत परिवार के थे तो वह जो है बहु विवाह कर सकता था, ऐसा व्यवस्था थी इस समय। लेकिन एक बात पॉइंट नोट करने की, बहुपतित्व की चर्चा कहीं नहीं मिलती है, देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर भी सती प्रथा का प्रचलन था, लेकिन सती प्रथा थी लेकिन प्रचलित उतनी नहीं थी। केवल बड़े बड़े जो संभ्रांत परिवार और बड़े बड़े जो धनी वर्ग के लोग हुआ करते थे, उच्च वर्गों में जो है ऐसे देखने को कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं कि सती प्रथा थी इसमें। इसके बाद हम देखते हैं शिक्षा का। ये संस्कृत की शिक्षा विद्यालयों में भी देखने को मिलता है, कुछ छोटे मोटे जो है विद्यालय हुआ करते थे। यहाँ पर देखते हैं शिक्षा मुख्य रूप से देखते हैं मठों में भी और मंदिरों में भी, विभिन्न मंडलियों में भी विभिन्न प्रकार के मंडली हुआ करते थे, उस पर शिक्षा की व्यवस्था थी। शिक्षा की व्यवस्था उत्तर भारत की जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था इस समय थी, सामाजिक स्थिति वैसे ही जो है हमारा ये तमिल समाज में, यानी हमारा जो है चोलकालीन समाज में भी देखने को मिलती है। तो इस तरह से जो है वयस्क शिक्षा थी, यहाँ बड़े लोगों को भी जो है शिक्षा की व्यवस्था भी थी साथ साथ में। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण था तकनीकी शिक्षा। तकनीकी शिक्षा जो थी वह पिता के द्वारा जो कार्य किए जाते थे या व्यापार किए जाते थे या कोई शिल्प कार्य होते थे, तो उनकी जो पैतृक जो थी यानी तकनीकी शिक्षा भी पैतृक हुआ करती थी, यानी पिता के जो सारा कार्य होते थे वही जो है तकनीकी शिक्षा के रूप में भी ये लोग ग्रहण करने का भी करते भी थे। तो इस तरह से देखते हैं यह कोई संस्थान नहीं था, या इन्हीं के द्वारा, लोगों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा या कुछ लोगों के द्वारा ही जो है इसी तरह यह शिक्षा की व्यवस्था हुआ करती थी। तो हम कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था पर ही जिस तरह से उत्तर भारत में और सामाजिक स्थिति थी, वैसी तरह जो है चोलों के शासनकाल में दक्षिण भारत में जो है सामाजिक व्यवस्था प्रचलित हुई थी। तो इस तरह से देखें कि हम यानी चोलकालीन समाज के बारे में कि चोलों के समय की सामाजिक स्थिति कैसी थी, यानी उत्तर भारत की जिस तरह से हुआ करती थी, तो इसी तरह जो है हमारा दक्षिण भारत में भी ये समाज में जो है ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन कुछ जो है कुछ भी भिन्न हुआ करती थी, कुछ क्या था, कुछ भिन्न हुआ करती थी। तो ये देखें हम, तो सबसे पहले जो है
चौलकालीन समाज की स्थिति का वर्णन करें अगर प्रश्न है तो आप ऐसे कीजिए, चौलकालीन समाज की व्यवस्था ऐसी थी कि पौराणिक का व्यवस्था पर आधारित थी, स्थानीय और वैदिक का सम्मिश्रण पर आधारित थी। तो इस तरह से सिलसिलेवार ढंग से दास प्रथा को पॉइंट कर लेंगे और दास प्रथा और स्त्रियों की स्थिति और शिक्षा को पॉइंट करके इसको नोट करके लिख लेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से बेहतरीन जो है आपके नोट्स बनेंगे। और ये जो है सिविल सर्विस कमीशन के लिए जो है बेहतर है और आपके जो है विषय से संबंधित से भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।